स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? चलिए कमेंट करिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। सभी के प्रश्न सभी लोग अपना कमेंट करें, सभी के कमेंट मैं देख रही हूँ। चलिए बहुत कम कमेंट आ रहे हैं भाई, कमेंट करिए आप लोग। जितने लोग ऑनलाइन हैं सभी लोग कमेंट करें। ये क्या कमेंट इतने कम और ऑनलाइन इतने सारे लोग हैं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी लोग। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष या फिर सभापति नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2। इस सीरीज में हम 22 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि 22 प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी यानी कि टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट अध्यक्ष बना लिया गया था। अभी हमने देखा कि टेम्पररी अध्यक्ष कौन था, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी टेम्पररी थे, अस्थायी थे। अब हम जानेंगे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था, यानी कि जो आपके परमानेंट अध्यक्ष चुने गए वो कौन थे और कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। तो चलिए कमेंट करिए आप लोग अपना प्रश्न का जवाब, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। और जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है और यह रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करते रहेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जिन लोगों ने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस है, सभी लोगों का लगभग आंसर सही जा रहा है। कमेंट करिएगा लास्ट में आप लोग कि कितने क्वेश्चन आपके इनमें से सही हुए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? कब अंगीकार किया गया था? शब्दों को समझेंगे। अंगीकार, पारित करना, लागू करना, सारी चीज़ें क्या हैं? अलग है, ठीक है। देखिए ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1941 को। चलिए कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, अपना जवाब कमेंट करें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था या अंगीकार किया गया था और पारित किया गया था। आगे के क्वेश्चन में हम इसे देखेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 1949 को। चलिए कमेंट करिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन सी सर बी.एन. राव,
और ऑप्शन डी है श्री के.एम. मुंशी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सर बी.एन. राव क्या थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे ही कमेंट करते रहें आप लोग। सही परफॉर्मेंस है सभी लोगों की, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 3-4 दिन बाद आप लोगों को वीडियो मिला, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब भी इस प्रकार की गैप हो या फिर कुछ भी हो तो आप लोग अपनी तैयारी को मत छोड़िए, अपनी तैयारी करते रहिए। लगभग इस प्लेटफॉर्म पे आपको लीगल एप्टीट्यूड की 40 से 50 वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और सभी वीडियोस को देख लीजिए, कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और जो भी डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करिए। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, यानी कि भारत के लिए कौन से शब्द बताए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में? ऑप्शन ए है परिसंघ बताया गया है, ऑप्शन 2 है महासंघ बताया गया है और ऑप्शन सी है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी है राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। जिन लोगों ने इसका आंसर डी चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, हाल ही में एक राहुल गांधी का इसी पे स्टेटमेंट काफ़ी फेमस हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, भारत एक मतलब फ्री नेशन नहीं है, जो काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको भी जाननी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ठीक है, प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सभी लोगों को आंसर पता है, तो चलिए बता देते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब है भारत, यानी कि अपना देश विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान प्रस्तुत करता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश से ली गई थी? जैसे बहुत सारे देश के ऐसे संविधान हैं जो वर्तमान समय में लिखित नहीं है, ओरल ही हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कौन से देश से हमारे देश का, जैसे अगर संविधान की बात की जाए तो हमारे देश का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, हमारे देश का संविधान जो है लिखित रूप में है, प्रामाणिक है। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग हुई कि संविधान जो है लिखित रूप में होना चाहिए? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस में सबसे पहले लिखित संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार किया था, यानी कि सबसे पहले फ्रांस देश ने लिखित संविधान की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ऑप्शन बी जिन लोगों ने चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डीपीएसपी किसके सिद्धांत से लिए गए हैं, किस देश के सिद्धांत से लिए गए हैं? थोड़ा सा मिसिंग है इसमें, ठीक है ना, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड भी है, इससे पहले भी मैं इस प्रश्न को आपको करा चुकी हूँ। तो आशा करती हूँ इसका आंसर सभी लोग सही ही दे रहे हैं और बिल्कुल सही है भी आप सभी का आंसर। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है भारतीय संविधान कैसा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा है, क्योंकि हर ऑप्शन लगेगा बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी न ही कठोर न ही लचीला, ऑप्शन डी है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, यानी कि कहीं कहीं पे इसके हमको प्रमाण जो मिलते हैं वो कहीं बहुत ही ज़्यादा कठोर देखने को मिलेंगे और कहीं पे बहुत ही ज़्यादा लचीलापन है भारतीय संविधान में है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चॉइस किया
उनका आंसर बिल्कुल सही है। मुझे पता है कि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आंसर सी को चॉइस किया। फिलहाल ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न को क्या, आज के सेशन का जितना भी प्रश्न मैंने कराया है उसको नोट कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और हो सकते भी हैं कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आपके बुकलेट में देखने को मिल जाए। प्रश्न संख्या 13 है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? यानी कि जन गण मन को हमने राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी है 1951 में। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1950 में राष्ट्रगान को हमने क्या किया था, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। भारतीय नागरिकों ने या फिर भारतीय संविधान ने इसे क्या किया था, 1950 में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा था। चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन सी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार को, ऑप्शन सी समानता के अधिकार को और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? मैंने इससे पहले भी चर्चा किया था कि 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संशोधन था जिसमें इतने सारे संशोधन किए गए थे। उस समय केंद्र सरकार थी इंदिरा गांधी की और इंडो चाइना वार के बाद इतने ज़्यादा संविधान में परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए, जिसका फलस्वरूप यह हुआ, जिसका परिणाम यह निकला कि वो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का रूप डेवलप कर लिया। एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक छोटे संविधान का रूप ले लिया। बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए इस संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर तो आपको पता ही चल गया है कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन में इतने ज़्यादा संशोधन किए गए थे कि यह एक छोटे संविधान का रूप धारण करता है। तो चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। इसी के साथ में प्रश्न संख्या 16वां है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? कमेंट करिए जल्दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सही। 6 है, 6 बिल्कुल सही। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। चलिए, मौलिक अधिकार नहीं है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए 7वां जो हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो क्या है, एक विधिक अधिकार करार दे दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड संविधान से, ऑप्शन बी USA यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन सी है कनाडा से, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, USA यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन का
अवधारणा भारतीय संविधान में। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहें, आप सभी लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। ऐसे ही अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं है वो और मेहनत करें ताकि और अच्छी तैयारी कर सकें। देखिए, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। अगर जानता भी है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप खुद को जानिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जानना ज़रूरी है। अगर ये आप खुद से नहीं जान पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और ये बताना नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी कमी को छिपा रहे हैं, खुद से भी छिपा रहे हैं, बाकी लोगों से भी छिपा रहे हैं, और ये आपकी तैयारी के लिए एक बहुत ही मतलब बुरा रिजल्ट शो कर सकता है। तो मेरी यही राय है आप लोगों के लिए कि आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही हो। नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन सही होते हैं उतने ही मेंशन करिए आप लोग कि इतने ही क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ताकि मैं आपको सही गाइडलाइन दे पाऊँ कि क्या तैयारी और करें कि आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो सके। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे या हैं? ठीक है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी आयरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। जो मूलभूत अधिकार हैं ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, एडॉप्ट किए गए हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? क्योंकि जो मूलभूत संविधान है हमारे देश का उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में संविधान संशोधन करके भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 या फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 या 52वां संविधान संशोधन 1985। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 ए के तहत। ठीक है, तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है या फिर प्रश्न संख्या 20। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड भी है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? ऑप्शन अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19A, निम्न में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17 यह प्रावधान करता है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जैसे छुआछूत वाला जो क्या है, एक व्यू है ना कि मतलब हम इनका छुआ नहीं खाएंगे। अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई है जिसमें लखनऊ की किसी लेडीज़ ने ये कहा कि किसी दलित वर्ग के हाथ से आई हुई डिलीवरी को हम नहीं लेंगे, हम किसी दलित वर्ग द्वारा दिया गया यह खाना हमारे खाने योग्य नहीं है, इसलिए हम इसे खाएंगे नहीं। ठीक है, फिलहाल आपस में आप लोग इस टॉपिक पे लड़ेंगे नहीं या फिर किसी भी प्रकार का आप कमेंट नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इस टॉपिक पे आप लोग आपस में किसी भी प्रकार का मतलब कि आप लोग अपने में लड़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि अभी आप लोग अनमेच्योर हैं। तो ऐसी चीज़ें फिलहाल के लिए आप लोग मत करिएगा। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनकी मेंटालिटी थी कि किस प्रकार से उन लोगों ने सोचा और क्या, क्योंकि आज के समय में दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और आज भी जातिवाद हमारे बीच में क्या है, पनप रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसी चीज़ को समाप्त करने के लिए कि जो छुआछूत की एक बीमारी है, इसको समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान किया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए, यानी कि छुआछूत से संबंधित यदि कोई भी ऐसा कोई कार्य करता है
कि ये दलित वर्ग का है या फिर ये निम्न जाति का है, इससे हम ये कार्य नहीं करवा सकते या फिर नहीं कर सकते, तो उसके वो क्या कर रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, सभी भारतीय हैं, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, किसी भी नागरिक के द्वारा किसी दूसरे नागरिक का शोषण नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैंने इसलिए बताया क्योंकि करंट की न्यूज़ से आपको अपडेट होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किससे इंगित करने के लिए होता है? ठीक है, भारतीय संसद के 4 स्तंभ बताए गए हैं। अब पूछ रहा है कि चौथा स्तंभ जो है ये क्या है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका और ऑप्शन डी है प्रेस तथा समाचार पत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेस तथा समाचार पत्र चतुर्थ स्तंभ को इंगित करते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चॉइस किया उनका आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 78 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40। यह प्रावधान करता है कि राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आशा करती हूँ आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर लीजिएगा। कमेंट में आपके पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाता है और जल्द से जल्द आप लोग कोशिश करिए कि सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि आपको जो भी डिटेल या फिर जो भी नोट्स होते हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो कि मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर पाती हूँ, तो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे रेगुलर आपको पोल कराऊंगी, क्विज पोल कराऊंगी जिसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस बचे हैं जिस पर मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो डेली आपको 10 क्वेश्चन हिंदी से और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली पोल कराए जाएंगे। तो आप कोशिश करिए उस क्विज में शामिल होने की। डिसाइड कर लीजिए कि वो क्विज आपको कब दिया जाए, कब आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। डेली 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 10 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रोवाइड किए जाएं और रेगुलर आपको 30 क्वेश्चंस का क्विज जो है मिले और उसे आप सॉल्व करें। मैं कोशिश करूंगी कि यूट्यूब पे भी ये क्विज सीरीज जो है चालू करूं ताकि आप लोगों को आपकी तैयारी में एक जो है अच्छे से अच्छा जो है रोल प्ले करने को मिले। तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।